एक ऐसा आइडिया जिसने दुनिया में लाखों लोगों की जान ली, नस्लवाद को, क्रूरता को एक तरह से जायज ठहराया और आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। हम बात कर रहे हैं सोशल डार्विनिज्म की, सामाजिक डार्विनवाद। ये शब्द सुनने में जितना अकादमिक लगता है ना, इसका इतिहास उतना ही खूनी और परेशान करने वाला है। तो आज हम इसी की परतें खोलेंगे। हमारे पास कैम्ब्रिज एनसाइक्लोपीडिया से लेकर कुछ इतिहास की वेबसाइट हैं और कुछ हाल के मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी हैं। और हमारा मिशन है ये समझना कि ये विचारधारा आखिर आई कहाँ से, क्या चार्ल्स डार्विन का इससे वाकई कोई लेना देना था, और कैसे इस एक विचार ने 20वीं सदी की कुछ सबसे बड़ी त्रासदियों को जन्म दे दिया। और चर्चा शुरू करने से पहले एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। ये जो शब्द है ना, सामाजिक डार्विनवाद, ये अपने आप में ही थोड़ा भ्रामक है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये शब्द असल में 1940 के बाद ज्यादा इस्तेमाल में आया, और वो भी उन लोगों द्वारा जो इस विचारधारा की आलोचना कर रहे थे। अच्छा। हाँ, मतलब ये एक ऐसा लेबल था जो दूसरों पर लगाया गया। इसके जो समर्थक थे उन्होंने खुद को शायद ही कभी सामाजिक डार्विनवादी कहा हो। ये तो शुरुआत में ही एक दिलचस्प मोड़ है। तो चलिए इसी को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस लेबल के पीछे के मूल विचार को देखें तो वो है क्या, एकदम सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी सोच है जो चार्ल्स डार्विन के जैविक सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, हाँ, योग्यतम की उत्तरजीविता, ये इस सिद्धांत को सीधे इंसानी समाज पर लागू करती है। इसका मानना है कि समाज में भी एक तरह का प्राकृतिक संघर्ष चलता रहता है, जिसमें जो लोग ज्यादा मजबूत हैं, अमीर हैं, काबिल हैं, वो आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं, और जो कमजोर या गरीब हैं वो पीछे रह जाते हैं। और इस विचारधारा के हिसाब से ये ठीक है, ये तो प्रकृति का नियम है। बिल्कुल, वो इसे समाज की प्रगति के लिए जरूरी मानते थे। उनके लिए ये एक प्राकृतिक छंटनी की प्रक्रिया है जिससे समाज और बेहतर और मजबूत बनता है। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हम डार्विनवाद कहते हैं तो जाहिर है सबसे पहले चार्ल्स डार्विन का चेहरा सामने आता है, लेकिन हमारे स्रोत एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। उनका सबसे क्या लेना देना था? हाँ, ये बात समझना बहुत जरूरी है, और शायद सबसे बड़ा भ्रम भी यही है। डार्विन ने 1859 में अपनी जो किताब लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उस पूरी किताब में जो कि हजारों पन्नों की है, उन्होंने इंसानी समाज या इंसानी विकास का जिक्र सिर्फ एक बार किया था, वो भी बिल्कुल आखिर में, एक लाइन में। उनका पूरा ध्यान वो तो पौधों और जानवरों की दुनिया पर था। अच्छा, तो फिर ये जो वाक्यांश है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन का दिया हुआ ही नहीं है? नहीं, ये तो सबसे बड़ा मिथ है। मतलब पूरी विचारधारा की नींव ही किसी और ने रखी थी। एकदम सही। ये वाक्यांश असल में एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे, हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने गढ़ा था। डार्विन ने तो इसे बाद में स्पेंसर से उधार लिया था। उन्हें लगा कि ये उनके प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को अच्छे से समझाता है। यहां तक कि अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये विचार भी उन्होंने अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस से लिया था। तो डार्विन का काम इन विचारों को जैविक दुनिया में लागू करना था, सामाजिक दुनिया में नहीं। बिल्कुल। तो ये साफ है कि डार्विन का नाम इसके साथ गलत जुड़ा है। अगर वो नहीं तो फिर ये खतरनाक आइडिया आया कहां से? हमारे सोर्स हर्बर्ट स्पेंसर की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्पेंसर ही वो मुख्य विचारक थे जिन्होंने इस आइडिया को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता को सीधे सीधे उस दौर के अनियंत्रित पूंजीवाद यानी लेसे फेयर कैपिटलिज्म, उस पर लागू कर दिया। मतलब उनका मानना था कि बिजनेस और समाज में खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, बिना किसी सरकारी दखल के। मतलब उनकी नजर में अगर कोई गरीब है, बीमार है या बिजनेस में फेल हो गया तो ये अच्छा है, सरकार को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, उसे डूबने दो क्योंकि वो अयोग्य है, अनफिट है। यही उनका तर्क था। स्पेंसर का मानना था कि गरीबों की मदद करना, कल्याणकारी योजनाएं चलाना, ये सब प्रकृति के नियम के खिलाफ है। ऐसा करने से हम अयोग्य लोगों को कृत्रिम रूप से बचा रहे हैं, जो समाज की प्रगति में बाधा डालेगा और पूरी इंसानी नस्ल को कमजोर कर देगा। ये सोच तो आज के दौर से देखने पर बहुत ही क्रूर लगती है। और स्पेंसर अकेले नहीं थे। हमारे स्रोतों में एक और बड़ा नाम आता है, एक अमेरिकी अर्थशास्त्री विलियम ग्राहम समनर का। हाँ, समनर अमेरिका में इस विचार के सबसे बड़े पैरोकार थे। वो भी कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट के कट्टर विरोधी थे। उनका मानना था कि समाज में अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है वो प्राकृतिक है,
वो कहते थे कि करोड़पति बनना योग्यतम का प्राकृतिक चयन है। अच्छा। उनके हिसाब से संपत्ति और सामाजिक रुतबे के लिए लोगों के बीच की ये जो होड़ है वो समाज से कमजोर और अनैतिक लोगों को बाहर निकालने का एक जरिया है। लेकिन स्रोतों में ये भी लिखा है कि समनर को सामाजिक डार्विनवादी कहना कितना सही है, इस पर इतिहासकारों में बहस है। हाँ, ये एक जरूरी बारीकी है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये उनके विचारों का एक कैरिकेचर है, मतलब एक मजाकिया या बहुत ज्यादा सरलीकृत चित्रण। उनका कहना है कि समनर ने समाज को समझने के लिए विकासवादी सिद्धांतों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उनके विचारों को अक्सर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और दूसरे क्या कहते हैं? वहीं दूसरे कहते हैं कि भले ही उन्होंने खुद ये लेबल इस्तेमाल ना किया हो, उनके जो विचार थे वो सामाजिक डार्विनवाद की मूल भावना से पूरी तरह मेल खाते थे। तो ये सिर्फ किताबी बातें और एकेडमिक बहसें नहीं रहीं। इन विचारों का असल दुनिया पर, लोगों की जिंदगियों पर बहुत गहरा और भयानक असर पड़ा। बहुत ज्यादा। इसका सबसे खतरनाक व्यवहारिक रूप सामने आया यूजेनिक्स के तौर पर, सुजनिन की। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसका मकसद था इंसानी नस्ल को सुधारना। और ये सुधार कैसे होता? समाज से अवांछनीय, अनडिजायरेबल माने जाने वाले लोगों को बच्चे पैदा करने से रोककर, और जो वांछनीय लोग हैं उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करके। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे स्रोत बताते हैं कि यूजेनिक्स की शुरुआत करने वाले सर फ्रांसिस गैल्टन वो चार्ल्स डार्विन के ही चचेरे भाई थे। हाँ, ये विडम्बना ही है। डार्विन का ही चचेरा भाई उनके काम की सबसे विकृत व्याख्याओं में से एक का जनक बना। गैल्टन का मानना था कि जैसे हम जानवरों की नस्ल सुधारते हैं, वैसे ही इंसानों की भी सुधार सकते हैं। और ये विचार सिर्फ इंग्लैंड तक सीमित नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। 20वीं सदी की शुरुआत में ये अमेरिका में एक बहुत बड़ा और लोकप्रिय सामाजिक आंदोलन बन गया। लोकप्रिय किस हद तक? हमारे स्रोतों में कुछ बहुत ही अजीब उदाहरण दिए गए। हाँ, 1920 और 30 के दशक में ही एक जुनून बन गया था। आप सोचिए, स्टेट फेयर्स में जहां लोग अपने सबसे अच्छे मवेशियों या फसलों के लिए इनाम जीतते थे, वहीं फिटर फैमिली और बेटर बेबी जैसी प्रतियोगिताएं हो रही थीं। क्या? हाँ, जजों का एक पैनल परिवारों की जांच करता था। उनके स्वास्थ्य, उनके कथित अच्छे जीन्स, उनके परिवार के इतिहास के आधार पर, और उन्हें मेडल दिए जाते थे। ये एक तरह का सामाजिक तमाशा था जिसके पीछे एक बहुत भयानक सोच छिपी थी। और ये सिर्फ प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं था, इसका एक कानूनी और बहुत ही अंधेरा पहलू भी था। बिल्कुल, और वो था जबरन नसबंदी का कार्यक्रम। हमारे स्रोत बताते हैं कि अमेरिका के 32 राज्यों ने ऐसे कानून पास किए। 32 राज्यों ने? हाँ, 32 राज्यों ने, जिनके तहत 64,000 से ज्यादा लोगों की उनकी मर्जी के बिना नसबंदी कर दी गई। इन लोगों को समाज के लिए अयोग्य या मानसिक रूप से अक्षम माना गया था। और ये अयोग्य कौन लोग थे? मतलब किन आधारों पर यह तय किया जा रहा था? इनमें ज्यादातर अप्रवासी थे, अश्वेत लोग, अविवाहित माताएं, गरीब और मानसिक रूप से बीमार या विकलांग लोग शामिल थे। असल में ये वो लोग थे जो उस समय के सामाजिक मानकों पर खरे नहीं उतरते थे। उन्हें समाज पर एक बोझ माना जाता था। और यूजेनिक्स के समर्थकों का मानना था कि उन्हें बच्चे पैदा करने से रोककर भविष्य की पीढ़ियों को बेहतर बनाया जा सकता है। और यहीं से ये सोच अपने सबसे अंधेरे और विनाशकारी मोड़ पर पहुंचती है नाजी जर्मनी। हमारे सोर्स बताते हैं कि हिटलर इन अमेरिकन यूजेनिक्स कानूनों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। बिल्कुल। एडोल्फ हिटलर ने सामाजिक डार्विनवाद और यूजेनिक्स के इन विचारों को उनकी तार्किक लेकिन भयानक पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। उसने कैलिफोर्निया में हो रही जबरन नसबंदी से सीधे सीधे प्रेरणा ली। उसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के आइडिया को अपनी मास्टर रेस की थ्योरी के साथ मिला दिया। यानी जर्मन आर्यन नस्ल ही योग्यतम है और उसे ही जीने का हक है। हाँ। नाजियों के लिए जर्मन आर्यन नस्ल की शुद्धता ही सब कुछ थी। और इस शुद्धता को बनाए रखने के लिए किसी भी खतरे को मिटाना जरूरी था। इसी सोच के आधार पर उन्होंने सबसे पहले जर्मनी के विकलांग नागरिकों को निशाना बनाया और दया मृत्यु के नाम पर हजारों लोगों को मार डाला। और फिर इसी विचारधारा का इस्तेमाल उन्होंने हॉलोकास्ट को सही ठहराने के लिए किया, जो मानव इतिहास के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक है। हाँ, इसी सोच के आधार पर उन्होंने यहूदियों, रोमा जिप्सियों, पोल्स, सोवियत युद्धबंदियों, समलैंगिकों, हर उस समूह को निशाना बनाया जिसे वो जैविक रूप से हीन या कमतर मानते थे।
उनका मानना था कि इन अयोग्य नस्लों को खत्म करना मास्टर रेस की उत्तरजीविता के लिए एक जरूरी कदम है। ये सामाजिक डार्विनवाद का सबसे चरम और विकृत रूप था। जाहिर है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब नाजी जर्मनी के भयानक अपराध दुनिया के सामने आए तो सामाजिक डार्विनिज्म और यूजेनिक्स की ये सिद्धांत पूरी तरह बदनाम हो गए। हाँ, वैज्ञानिक तौर पर भी इन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया गया। हाँ, इन्हें छद्म विज्ञान मतलब सूडो साइंस माना गया, जिसका असली विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। ये सब सुनने में तो लगता है कि ये इतिहास की एक भयानक कहानी है, एक गुजरे जमाने की बात है। लेकिन क्या ये सोच आज भी किसी ना किसी रूप में मौजूद है? क्या सच में कोई आज भी ऐसा सोचता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हमारे स्रोतों में 2021 के एक पोलिश अध्ययन का जिक्र है जो इसी की पड़ताल करता है। इस अध्ययन ने सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास और कुछ खास मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के बीच एक मजबूत संबंध पाया है। तो हाँ, ये सोच आज भी मौजूद है। तो कैसी होती है एक सामाजिक डार्विनवादी की मानसिकता? वो दुनिया को किस नजर से देखता है? अध्ययन के अनुसार जो लोग सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करते हैं वे सामाजिक दुनिया को एक प्रतिस्पर्धी जंगल के रूप में देखते हैं। प्रतिस्पर्धी जंगल? हाँ, एक ऐसी बेरहम जगह जहां हर कोई अपने लिए लड़ रहा है, संसाधन सीमित है और सिर्फ सबसे ताकतवर ही जिंदा बचता है और जीतता है। उनके लिए दुनिया में हम नहीं है, सिर्फ मैं है। मतलब जीतने के लिए कुछ भी करेगा वाली मानसिकता। और इसका असर उनके व्यवहार पर भी दिखता होगा। बिल्कुल। अध्ययन में पाया गया कि ऐसे लोगों में दूसरों के प्रति एक शोषणकारी रवैया होता है। वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने में हिचकिचाते नहीं हैं। उनमें शत्रुता और दूसरों पर हावी होने, उन पर अपना प्रभुत्व जमाने की इच्छा भी ज्यादा होती है। वे दुनिया को एक शून्य योग खेल, जीरो सम गेम की तरह देखते हैं। मतलब किसी और की जीत उनकी हार है। सही। लेकिन हमारे सोर्स एक बहुत ही अजीब विरोधाभास की बात करते हैं, एक तरह का मानसिक विभाजन। ये क्या है? हाँ, और ये इस अध्ययन का सबसे चौंकाने वाला नतीजा है। एक तरफ ये लोग ताकत, प्रभुत्व और शक्ति की पूजा करते हैं, उसे अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी खुद की जो आत्मछवि है, उनका आत्मसम्मान, वो अक्सर बहुत कमजोर और नाजुक होता है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब जो लोग बाहर से खुद को सबसे फिट और मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, अंदर से वो असल में सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। अध्ययन में यही पाया गया कि उनमें आत्मसम्मान की कमी, लो सेल्फ एस्टीम होने की संभावना ज्यादा थी और इसका असर उनके निजी रिश्तों पर भी पड़ता है। अध्ययन बताता है कि उनके करीबी रिश्तों में एक भयभीत लगाव शैली, फियरफुल अटैचमेंट स्टाइल होने की संभावना ज्यादा होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वे भावनात्मक करीबी चाहते तो हैं, लेकिन साथ ही उन्हें अस्वीकार किए जाने या चोट पहुंचाए जाने का गहरा डर भी होता है। इसलिए वे रिश्तों में अक्सर दूरी बनाए रखते हैं। तो बाहर से दुनिया को जीतने की कोशिश करने वाला इंसान अंदर से अपने ही डर और असुरक्षा से लड़ रहा होता है। तो कहां से शुरू हुए थे हम? एक बायोलॉजिकल थियरी से, जिसे गलत समझा गया, और कहां पहुंच गए? अनियंत्रित पूंजीवाद, नस्लवाद, यूजेनिक्स, नरसंहार और आखिर में एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल तक जो बाहर से जितनी कठोर है, अंदर से उतनी ही खोखली। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि सामाजिक डार्विनिज्म एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे वैज्ञानिक विचारों को उनके संदर्भ से निकालकर पहले से मौजूद राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक पूर्वाग्रहों को सही ठहराने के लिए तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। यह नाम सामाजिक डार्विनिज्म अपने आप में ही एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है, क्योंकि यह डार्विन को उन विचारधाराओं से गलत तरीके से जोड़ता है जिनका उन्होंने शायद कभी समर्थन नहीं किया होता। और एक आखिरी दिलचस्प बात हमारे स्रोतों में से एक में ये भी मिलती है कि डार्विन के विचारों का उपयोग पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में किया गया था। हमने देखा कि कैसे दक्षिणपंथी और पूंजीपतियों ने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ तक कि कुछ अराजकतावादियों, एनार्किस्ट ने भी अपने तर्कों के लिए इसका इस्तेमाल किया। ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमने पूरी चर्चा में देखा कि कैसे संघर्ष और उत्तरजीविता के सिद्धांतों का इस्तेमाल सत्ता, अमीरी और सामाजिक पदानुक्रम को सही ठहराने के लिए किया गया, लेकिन कोई उन्हीं सिद्धांतों की व्याख्या स्थापित सत्ता संरचनाओं और सरकारों के खिलाफ तर्क देने के लिए कैसे कर सकता है, जैसा कि कुछ अराजकतावादियों ने करने की कोशिश की?
ये किसी विचार के बारे में क्या कहता है जब उसका उपयोग एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत राजनीतिक लक्ष्यों को सही ठहराने के लिए किया जा सकता है? क्या इसका मतलब यह है कि विचार अपने आप में खाली है और हम उसमें वही अर्थ भरते हैं जो हम देखना चाहते हैं?